नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि योगा क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए आर ओ आर ओ ए आर ओ के पूर्वावलोकन लेकर सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम पीवाईक्यू चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हिंदी हिंदी और जीएस दोनों कवर करा रहे हैं। जीएस में आज हमारा पॉलिटिक लास्ट सेगमेंट होगा। इसके पहले हम हिस्ट्री का सेगमेंट वाला देख चुके हैं। और साथ ही दोस्तों, हिंदी में आपकी काव्या मैम कवर करा रहे हैं, जिसमें अनेक शब्दों के एक शब्द कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमुक क्लासेस में जाके इसके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, सभी वीडियो के प्लेलिस्ट बन गई है, आप जाकर आसानी से इसको देख सकते हैं। अगर आप इसके पहले पहली बार ये चैनल पे विजिट कर रहे हैं, इसके पहले सारी प्लेलिस्ट बन चुकी है। और दोस्तों, साथ ही आपके लिए हम पीसीएस मेंस पीसीएस मेंस के भी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं अपने चैनल पर। साथ ही साथ पूर्वावलोकन जो आपका है, पूर्वावलोकन जो है उसको भी उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको हमारे चैनल का लाभ मिलेंगे, आप उसका लाभ उठाइएगा। चलते हैं, आज का हम अपने नए सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। क्या है इसमें आज का नया प्रश्न, क्या है हमारे लिए दोस्तों? इसमें प्रश्न ये है, लोकपाल और लोकपाल संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या पूछा गया है आपसे? कहा है, लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पुनः स्थापित किया गया था। पी चिदम्बरम गृह मंत्री के द्वारा इसे पुनः स्थापित किया गया था। फिर अगला ऑप्शन है, इसे अस्थायी समिति को भेजा गया था। फिर सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया था। आप बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही उत्तर है? आपको ध्यान देना, ये वाली बात है, इसको पी चिदम्बरम ने नहीं पेश किया था, बल्कि कौन पेश किया था उस वक्त एक मंत्री थे, क्या नाम था उनका, संसदीय कार्य मंत्री का, जिसका नाम है वी नारायण स्वामी ने पेश किया था। ठीक है, इसका मतलब 2 ऑप्शन काट दीजिए। अगर दूसरा ऑप्शन आप काट देंगे तो लगभग सभी स्टेटमेंट आप कट जाएंगे और ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लोकसभा में लोकपाल विधेयक 4 अगस्त 2011 को पेश किया, तो ये एकदम सही है। और ये संसदीय कार्य मंत्री वी आर नारायण स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तत्पश्चात से कार्मिक मंत्रालय और लोक शिकायत तथा तिथि न्याय एवं अस्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आगे है, और प्लस सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने इसे कमजोर माना, अतः इसमें कथन जो है 1, 3 और 4 क्या है इसमें सही है। प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसे पहली बार लोकपाल या लोकायुक्त बनाने की सिफारिश की थी, कौन सी प्रशासनिक सुधार आयोग थे दोस्तों? ये थी मोरारजी देसाई के 1967 में पहली बार प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन किया गया था। इसी ने पहली बार सिफारिश किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना जनवरी 1966 में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। ठीक है, 1967 में मोरारजी देसाई के बाद उप प्रधानमंत्री बन जाने के जब इस प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बन गए थे, वो तो के हनुमंथैया इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और इन्होंने 1970 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और पहली बार इन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त की बनाने की संसूची प्रस्तुत की थी। आगे चलते हैं, संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग के संबंध में संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? इसकी रिपोर्ट अनुशंसा प्राकृत होती है। अच्छा, इसकी नियुक्त संसद के अनुमोदन से हुई है। इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम वेंकटचलैया के कर रहे हैं। यह देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। आप बताइए दोस्तों, इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसमें दोस्तों ऑप्शन 1 और 2, 1 और 3 दोनों सही है। बाकी स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। ठीक है, देखते हैं क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, देख लीजिएगा। संविधान पुनरीक्षण के लिए आयोग की नियुक्ति कब हुआ था? 22 जनवरी 2000 को हुआ था, जस्टिस एम वेंकटचलैया की अध्यक्षता में। ठीक है, केंद्रीय सरकार की द्वारा की गई थी, ठीक, ना कि संसद द्वारा। ध्यान देना है, यह सरकार ने किया था, ना कि संसद ने। आगे है, इसका कार्य संविधान के विगत 50 वर्षों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना था और आज के समय प्रभावशीलता को आकलन करना था। ठीक है, आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट कब थी? 2002 में किया था। आगे है दोस्तों, कुछ सुमेलित करने के लिए दिया गया है, आपसे पूछा गया है कौन सा सुमेलित है। ठीक है, संविधान संशोधन इधर दिए गए हैं और इधर अनुच्छेद दिया गया है। 94वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों? ये है
जो आपका इसे थोड़ा सा मैं छोटा कर लूं, अब आपका सही है। ठीक, इसमें देखिएगा जो 94 संविधान संशोधन है पहला, ये 164 संशोधन हुआ था। ठीक है, जो दूसरा वाला संशोधन है दोस्तों, जो 2009 में हुआ है, ये आपके अनुच्छेद 334 संशोधन हुआ, एक पहले में 2, तीसरे में 3। फिर जो 96वां संविधान संशोधन है दोस्तों, ये आपको जो है 8वीं अनुसूची से संबंधित है, यानी 1, 2, 3। यानी ऑप्शन अगर आप देखेंगे, ऑप्शन नहीं आपका सही है। इसका सम्मिलित करने वाले देख लीजिएगा क्या है इसमें, संविधान 94 संविधान संशोधन वाला कौन सा है, 164 संशोधन किया गया था, और 2000 और 95 वाला कब हुआ था, कहाँ हुआ था, 334 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ है ये, 2009 में हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान के 96वां जो संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ था, कहाँ हुआ, 8वीं अनुसूची में हुआ था। और संविधान 103वां संविधान संशोधन किसमें संशोधन हुआ था, 115 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, छोटा छोटा बच्चा जानता है इसको, कौन है, जम्मू कश्मीर। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को संघ राज्य क्षेत्र का लद्दाख और संघ राज्य क्षेत्र, और मतलब जम्मू कश्मीर को जब विभाजित कर दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन के संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। कौन कहेगा कि हो जाएगा दोस्तों, या अगर राष्ट्रपति ऐसा कह दे, राष्ट्रपति अगर कह दे लोक सेवा आयोग से, महोदय आप ऐसा कर दीजिए, तो ये किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है देख लीजिएगा, क्या है एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 315(4) के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को सौंपा जा सकता है। ठीक है, यानी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों किसे सौंपा जा सकता है, संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। और संविधान का अनुच्छेद 315(1) के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है, संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसे देता है दोस्तों, हमने रिपोर्ट, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट, रिपोर्ट किसको देता है, इसका आंसर क्या होगा आपका, राष्ट्रपति। किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। कहाँ लिखा गया है देखिएगा, अनुच्छेद 323(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को आयोग के द्वारा किए गए कार्य के प्रतिवर्ष अपना वार्षिक रिपोर्ट देगा। भाई साहब, आपने पूरे वर्ष में क्या क्या काम किया है, इसका रिपोर्ट किसको देंगे आप, राष्ट्रपति महोदय को देंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति इसे क्या करेंगे, बाद में इसी संसद के सदन में प्रस्तुत कराएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपके चुनाव आयोग से जो संबंधित प्रश्न बने हैं, इसके बारे में क्या है, मत देने का अधिकार, निर्वाचित और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में एक कैसा अधिकार है, आप बताइएगा। ये एक वैधानिक अधिकार है। कैसा है, वैधानिक अधिकार है। क्यों, क्योंकि इसे एक्ट के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, अब कभी ये आईएएस में भी प्रश्न पूछा गया है, कोई लोग इसे मानने के संवैधानिक अधिकार, हालांकि संवैधानिक अधिकार भी कहीं कहीं ऑप्शन में माना गया है, लेकिन अब ज्यादातर इसमें आयोग जो विधिक मतलब वैधानिक अधिकार माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 79D में निर्वाचक अधिकार इलेक्टोरल राइट्स को परिभाषित किया गया। ठीक है, किसी व्यक्ति को चुनाव में एक उम्मीदवार होने या न होने अथवा उम्मीदवार होने के नाम पर वापस लेने या न लेने या चुनाव में मतदान करने का अधिकार जो है दोस्तों, ये सब शामिल होता है किसमें, आपके मत देने के अधिकार में। ठीक है, और एक मामला आया है जोशी बसु बनाम देवी घोषाल एवं अन्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचित किया, क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निर्वाचित होने का अधिकार विधिक अधिकार के रूप में घोषित किया। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने डिसीजन में खुद कहा क्या, अगर कोई निर्वाचित होना चाहता है तो वह क्या है, उसका विधिक अधिकार है। ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 के मताधिकार का वर्णन किया गया, यानी कि यह कहाँ लिखा गया मताधिकार है,
कहा लोक अधिनियम 1951 के धारा 62 में, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी मताधिकार को विधिक या वैधानिक अधिकार घोषित किया गया। अतः स्पष्ट है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा है, वैधानिक अधिकार है, ठीक है। आगे चलते हैं। आरंभिक में जब हुआ था कि उत्तर विकल्प बी माना था, जबकि उत्तर आयोग ने बी और डी दोनों माना है, ध्यान देना है। यानी ऑप्शन मैंने कहा ना, आयोग दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि संविधान में भी लिखित है, इसलिए दोनों माना जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। कहाँ लिखा है ये, किस अनुच्छेद में लिखा है, 324, किसमें लिखा है, 324, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। राष्ट्र जो संसद कानून बनाएगा उसी का आधार पर राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव कराना, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट तो सही है। अगला क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव कराना, बिल्कुल। किसी राज्य के स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश, ये काम नहीं करना, ये काम किसका है, राज्यपाल का है, किसका है, राज्यपाल का है, ना कि चुनाव आयोग। तीसरा ऑप्शन जहां उसको कर दीजिए। निर्वाचक सूची तैयार करने के कार्य निरीक्षण निर्देशन नियंत्रण, ये सब क्या है, बिल्कुल ये सब अधिकार है उसका, सभी चारों नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन जहां काट दीजिए, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो गया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा क्या है इसमें। संविधान का अनुच्छेद 324 खंड 1 के अनुसार संविधान के अधीन संसद प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए यथा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कर, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल को जो चुनाव होगा उसका क्या करेगा, निर्वाचन नामावली तैयार करेगा, जो जिसमें आप लोग वोटर लिस्ट कहते हैं ना, जो उसको तैयार कराएगा, फिर उम्मीदवार कराएगा, फिर अधीक्षण करेगा, निर्देशन करेगा, नियंत्रण करेगा। ये सब काम क्या पूरा आयोग के में निहित है। फिर कह रहा इस संविधान के निर्वाचन आयोग कहा गया है, ठीक है, इसे संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। आगे चलते हैं। किसी राज्य को स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने की अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति निर्वाचन आयोग नहीं करता, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता, यानी कौन सा ऐसा काम है निर्वाचन आयोग नहीं करता। ध्यान देना है, ये स्थानीय निकाय का चुनाव जो है निर्वाचन आयोग नहीं बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। राज्य निर्वाचन आयोग, अच्छा आप बताइए किस अनुच्छेद के तहत करता है। ये जो अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 243 के, इसमें कहा है राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। संसद, राज्य विधानमंडल तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान का अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग संपादित किया जाएगा, ठीक है। जबकि अनुच्छेद 343 के 343 जेड के तहत क्रमशः पंचायतों के एवं नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के जो संविधान संशोधन हुए हैं अब तक, इसको देखना है कौन कौन से संविधान संशोधन अब तक हुए हैं, ठीक है। देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है किसके द्वारा, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल विधानसभा नहीं, संसद के किसी भी सदन कर सकता। विधानसभा के संविधान संशोधन में कोई योगदान नहीं होता पहल करने से संबंधित, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में शुरू की जा सकती है, ठीक है। इसका उल्लेख संविधान में कहा है दोस्तों, 368 में किया गया है। किंतु कुछ संशोधन के प्रत्येक सदन के बहुमत की आवश्यकता होती है और भारतीय संविधान की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, यानी जो संशोधन करने की प्रक्रिया है, अगर पूछा जाए कहां से लिया गया है तो क्या होगा इसका आंसर, दक्षिण अफ्रीका। क्या है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। चलते हैं आगे। संविधान का बनाना हो, संविधान संशोधन किससे संबंधित दोस्तों, दल बदल, कब है, 1985 में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है देख लीजिएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 में माध्यम से निर्वाचित सदस्यों को दल बदल के
रोक लगाई गई, जो कि 91 संविधान संशोधन क्या किया गया है, इसे परिवर्तित भी किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्किम एक नया राज्य बना, कब बना था आप बताइएगा? नया राज्य की स्थापना कब हुई थी सिक्किम के? इसमें पहले जो हुआ था, इसमें दो संशोधन हुए, 35वां हुआ, 36वां हुआ। 35वां द्वारा क्या हुआ था, इसे सॉरी 36 के द्वारा क्या हुआ था, राज्य का दर्जा दिया गया था, जबकि 35 द्वारा क्या हुआ, उसे भारत में संघ का दर्जा दिया गया था। क्या संघ का दर्जा दिया गया था। ठीक है, देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा क्या है। संविधान के 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत के संघ में यह सह राज्य का दर्जा दिया गया। कैसा राज्य? सह राज्य, सह राज्य। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है, और 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ या 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 371 के तहत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या है, भारतीय संविधान प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? समझ में आया? उपज गया, बताइएगा। ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? ये है 57, 58, 59, 60, ये 58 वाले संविधान संशोधन से किया गया। ठीक है, क्या है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 58वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत कहा गया। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 22 में अनुच्छेद 394 का अंतर स्थापित कर राष्ट्रपति संविधान मूल पाठ के अब तक किए गए संशोधन हिंदी में अनुवाद प्रकाशित करने का प्राधिकारी। मतलब यह है, जो भी संविधान संशोधन किए जाएंगे, जो भी विधेयक बनाए जाएंगे, ये किस पे किए जाएंगे? ये हिंदी में किए जाएंगे। कह रहा है 93 में जो किस भाषा को 8वीं सूची में जोड़ा गया था? आप बताइएगा दोस्तों, किसको जोड़ा गया था 93 में? कौन सा भाषा है? इसमें मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। एक है, अब तक जो संविधान संशोधन हुआ है, इसको मैं आपको बारे में बता देता हूँ। इसमें अब तक 3 बार 22 भाषाओं में 3 बार इसका संशोधन हो चुका है। ठीक है, एक बार 21वां, एक दिन 71वां, एक दिन 93वां। 71वां में क्या, 21वें में क्या सिंधी जोड़ा गया, इससे केएमएन कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, इसको जोड़ा गया। और कब है? यही है 1993 में। ठीक है, अब जो 93वां जो जुड़ गया है, इसे BDMS कहते हैं। BDMS यानी बोडमास, मतलब बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। यानी इस ऑप्शन से आप देखेंगे, इसमें एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इसमें मिलता हो, यानी ये ऑप्शन पूरी तरह से गलत हैं। अगर इसमें से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली होता तो आप मान सकते थे 71वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़े गए हैं। देखिए प्रश्न क्या है, संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन 92 संविधान संशोधन द्वारा 2002 में, इसकी ध्यान दीजिए 92 है, 92 द्वारा 2002 में क्या किया गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को मान्यता प्रदान की गई। और जबकि 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था, मैंने कहा ना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। ठीक है, और 21वां में जो जोड़ा गया दोस्तों, इसमें सिंधी को जोड़ा गया। मैंने कहा ना, 21वें किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। इस प्रकार 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मणिपुरी है, मलयालम है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है। ये सब तमाम भाषाएं हैं। इसको आप एक बार ध्यान दीजिएगा। हालांकि आपसे यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी एक बार ध्यान रखिएगा। ठीक है, जरूरी है। अब चलते हैं आगे प्रश्न। पंचायत चुनाव होते हैं कितने? 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, सरकार की इच्छा अनुसार। दोस्तों आप सबको पता है कितने वर्ष में? 5 वर्ष में होते हैं। ठीक है, कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 243D अंग के अनुसार क्या हुआ, पंचायतों की अवधि क्या है? प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है। इस अवधि से पूर्व नए चुनाव आवश्यक है। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायत समय पूर्व विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने पूर्व ही क्या चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष पदों के महिला के लिए, जिनमें अनुसूचित जात, जनजात तथा पिछड़ी जात की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण में से उनके क्रियाकलाप में से एक संतुष्टि परिवर्तन आया। अच्छा,
ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का आरक्षण लंबे समय से मांग चल रही थी। ठीक, लंबे समय से मांग चल रही थी। आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही? इसमें दोस्तों आपका दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है, ये एक ही। इसमें ऑप्शन सी मतलब आर गलत है, ये सही है। बहुत ज्यादा मांग इसकी नहीं चल रही थी पंचायत आरक्षण से, बल्कि महिला सशक्तिकरण की बात चल रही थी। ठीक है, देखते हैं क्या है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 243 घ के तहत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। साथ ही प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने की कुल स्थानों में से 1/3 स्थान पर, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है, महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस आरक्षण के से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं में काफी जागरूकता आई है। ठीक है, हालांकि इसमें जो महिला की मांग हुई, ऐसा मांग नहीं हुई थी कि आरक्षण में हमें चाहिए, सीट चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है। आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिष्ट अवधि के समाप्ति के प्रभावी नहीं रहेगा। अब बताइए दोस्तों इसमें कौन सा? हालांकि 334 इससे कोई मतलब ही नहीं है। अनुच्छेद एक पहला ही ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। ये जो अनुच्छेद दिया गया है ये आपका सही है। देखिएगा ऑप्शन ए आपका सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारतीय संविधान भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243D(3) अर्थात घ 3 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किए गए। ठीक है, इसके तहत प्रत्येक पंचायतों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने स्थानों कुल संख्याओं के कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। ठीक है, इस प्रावधान पर अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि समाप्ति की कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा, यानी कि जब तक कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कुछ किया गया है। ठीक है, मतलब 334 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं का अनुसूचित जाति जनजातियों के अंग समुदाय के आरक्षण के संबंधित प्रावधान है, न कि पंचायतों के। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? ग्रामीण स्थानीय शासन के पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर किया गया था? अब बताइए दोस्तों कौन थे आपके? पटेल जी थे या फिर राजेंद्र प्रसाद थे, नेहरू जी थे या गांधी, के गांधी। तो गांधी जी इसके बहुत पक्ष करते हैं कि भैया क्या पंचायतें होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? दोस्तों सर्वप्रथम 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने किए थे। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने इस चीज की सिफारिश की थी। आगे चलते हैं। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू हुआ, किसके हुआ? बलवंत राय मेहता। किसके नाम से हुआ? बलवंत राय मेहता। अब नीचे कुछ समितियां दी गई हैं, आपको सम्मिलित करने का वर्ष दिया गया है कि आखिर किस वर्ष कौन सी समिति गठित हुई थी। आपको तो पता है दोस्तों, पीके थुनथुन जो हुई थी 1988 में हुई थी, अशोक मेहता 1977 हुआ था, बी.आर. मेहता 1957 हुआ था, एल.एम. सिंघवी जो है 1986 में हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन आप मिला लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। वही है। ठीक, आगे है 73वां संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन में निम्न के किसके सृजन के लिए उत्तरदायी? राज्य निर्वाचन आयोग, बिल्कुल सही है। और जिला नियोजन समिति, ये भी सही है आपका। ठीक, अगला है राज्य वित्त आयोग, ये भी सही है। राज्य संपत्ति कर शुल्क मूल्य निर्धारण बोर्ड, नहीं, इसका गठन नहीं किया गया है, बाकी इन तीनों का गठन किया गया। 1, 2, 3 आपका ऑप्शन सही है। देख लीजिएगा क्या है। राज्य निर्वाचन आयोग 243 का के तहत गठित किया जाता है। राज्य वित्तीय आयोग 243I के तहत गठित किया जाता है। जबकि जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के द्वारा, इसके द्वारा जो राज्य निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग वही काम करता है जो उसमें गठित किया गया। ठीक है, और जिला नियोजन समिति जो है दोस्तों ZD के तहत गठित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? अब बताइएगा क्या क्या है। 73वें में दोस्तों जो नगर पंचायत ये नहीं शामिल है, नगर पंचायत नहीं शामिल था, बाकी जो है आपके तीनों शामिल है। कौन कौन सा? जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, थोड़ा बड़ा है, मैनेज करिएगा, ये तीनों शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं।
भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संख्या स्वीकार किया गया। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें शहरी के लिए दोस्तों 74वां आता, कौन सा 74वां आता, इसके लिए 73वां, यानी ऑप्शन केवल एक सही है। ठीक है, ऑप्शन केवल यानी ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन वही है जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ब्लर है, प्रश्न वही है, थोड़ा सा आगे आइएगा, ये आइए। अब इसमें दिया है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, अब आपसे पूछा गया कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। क्या है इसमें देखिएगा, पहला क्या, पंचायत भाग 9 सही, नगर पालिका भाग 9 का बिल्कुल सही, सहकारी समिति है बिल्कुल, और अधिकरण जो है दोस्तों 14 का हुआ है, किसमें 14 को कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, यही आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, और भाग 9 कब जोड़ा गया? भाग 9 जो जोड़ा गया है कब? 73वां द्वारा जोड़ा गया। भाग 9 का 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ था इसके द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, वही एक्सप्लेनेशन दिया है जो मैंने अभी समझा दिया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। आप बताइए दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 243 आई, 243 आई अभी मैंने जस्ट हम लोगों ने जस्ट ऊपर दिया था। 243 आई के तहत वित्त आयोग, और 243 के तहत क्या है? क्या है? निर्वाचन आयोग। क्या है? निर्वाचन आयोग। 243 आई कहाँ है? ऑप्शन बी में आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के बारे में दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? दोस्तों ये अनुच्छेद 338 का। पहले ये 338 ही था, पहले ये 338 में था, बाद में क्या हुआ, एससी आयोग और एसटी आयोग को अलग कर दिया। कब? 2003 में। 2003 में जब ये अलग कर दिया गया था, कौन सा संविधान संशोधन था? ये था 89। कौन सा था? 89 जो संविधान संशोधन था, कब? 2003 वाला, इसके द्वारा क्या ये अलग कर दिया गया। ठीक है, कौन है? अनुच्छेद 338 का। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा क्या है इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा 338 का के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग गठन करने की बात की गई थी। शुरू में हुआ क्या था? अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक ही थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनमें संशोधन करके अलग कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कब? कौन सा संविधान संशोधन? 89 का 2003, इसी ध्यान दीजिएगा। संविधान के भारतीय संविधान के भाग 16 संबंधित किससे संबंधित दोस्तों? आप बताइएगा किससे संबंधित है? क्या प्रशासनिक अधिकार से? नहीं। अखिल भारतीय सेवाओं से है? नहीं। वित्त आयोग से? नहीं। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से है। प्रशासनिक अधिकार किसमें है? 14 का में है। अखिल भारतीय सेवाएं किसमें है? 14 में है। कितने? 14 में है। ठीक, वित्त आयोग किसमें है? भाग 12 में है। किसमें है? भाग 12 में है। इसका मतलब क्या है? बाकी आपका क्या है? आपका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। वही एक्सप्लेनेशन दिया है। लोकसभा में अंग समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है दोस्तों? किसमें है? 331 में। किसमें है? 331 में। जब अगर आप अनुच्छेद 334 पढ़ेंगे, किसमें? 334 इसमें किसके लिए? विधानसभा में है। किसमें? विधानसभा में। कितने हैं? एक सदस्य के लिए मनोनयन थे। इसमें कितने थे? 2 सदस्यों को मनोनयन था। लेकिन हुआ क्या है, 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है, कब? 2019 वाला, उसमें क्या है? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया? ये प्रावधान पूरा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लीजिएगा। खैर कोई मतलब है नहीं, खैर देखने में क्या हर्ज है। क्या है? प्रश्नकाल में लोकसभा में अंग समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 331 के अंतर्गत किया गया। ठीक है, जस्ट मैंने कहा है, इस अनुच्छेद में प्रावधानित है कि अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति को की राय में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त या पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अधिक सदस्यों को नामनिर्देशित कर सकता है। लेकिन 104वां संविधान संशोधन द्वारा ये समाप्त कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें देखना है पॉलिटी में जो विविध संबंधित विषय पूछे, टॉपिक पूछे गए, उसके क्या क्या होंगे आंसर, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, इसको देखते हैं। क्या है मतलब पूरे पॉलिटी से मिला के पूछा गया है।
भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के वयस्क मताधिकार से संबंधित प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 326। किसमें है? अनुच्छेद 326 में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कथन दिया है, कारण दिया गया। कथन क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्य के में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों की आवश्यक निर्देश दे सकती है। यानी यह दोनों स्टेटमेंट आपका सही है और व्याख्या भी करता है। कहाँ लिखा गया ये? ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तेजी से चलते हैं। थोड़ा तेजी इसलिए चल रहे हैं ताकि हम जल्दी से पूरे टॉपिक खत्म कर लें। कल से नया टॉपिक शुरू होगा, क्या? साइंस। ठीक है, कल से हम साइंस का पूरा अवलोकन आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 256 में स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है अनुपालन सुनिश्चित रहे। ठीक है, और संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तार राज्य के ऐसे निर्देश देने में हो सकता है, यानी कि केंद्र को ऐसी शक्ति है कि वह उसको दे सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से युग्म से कौन सा सुमेलित नहीं? अगला है, यह है सीबीआई। सीबीआई की स्थापना कब हो रही है? ठीक है, दूसरा क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना कब हो रही है? भ्रष्टाचार निरोधक कानून, ये दोस्तों 1988 में आता है। कब? 1988 में आता है। प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय की जो स्थापना हो रही है, शुरुआत में तो इसकी स्थापना हो रही है 1956 में। कब हो रही है? 1956 में। ठीक है, इन ऑप्शन सी और डी इसमें दोनों गलत दिख रहे हैं मुझे तो। यस, सी और डी दोनों गलत हैं। ठीक है, देखिएगा, सीबीआई 1993, इस केंद्रीय सतर्कता आयोग में सीवीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीवीसी कहते हैं। कब गठित हो रही है? इसका 1964 में हो रहा है। बाकी भ्रष्टाचार वाले का 1988 में हो रहा है। और निदेशक जो प्रवर्तन निदेशालय या जिसे हम ईडी कहते हैं, ईडी आपने सुना होगा ना, इन दोनों बहुत प्रचार में रहता है और मतलब न्यूज में रहता है ईडी, इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? आप बताइएगा। अंतरराज्यीय परिषद 1990, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी आपका सही है। कब कब हुआ राष्ट्रीय विकास परिषद? 1954। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी सही है। इन ऑप्शन बी अगर आप देखेंगे, ये आपका ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रीय विकास परिषद ये स्थापना हुई थी दोस्तों, कभी 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में हुई थी। ठीक है, ये ऑप्शन एक्सप्लेनेशन देखिए। अंतरराज्यीय परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1992, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और राज्य मानवाधिकार आयोग 1993। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ दोस्तों? 1952 में हुआ था। कब? 1952 हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? क्या है? कंपनी अधिनियम 2013, भारत संविधान अधिनियम 1870 और साझेदारी अधिनियम 1932, विक्रय मूल्य अधिनियम 1930। ये है जो संविधान अधिनियम हुआ है, कब है? 1972 में आया। ठीक है, यही नहीं सुमेलित, बाकी सब क्या है? सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन आगे चलते हैं। क्या है? एशियाई विकास बैंक या जिसे हम एडीबी कहते हैं, एडीबी इंडिया रेजिडेंस मिशन कहाँ अवस्थित है? बताइएगा कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये आपका नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के लिए भारत 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया था? किसने किया प्रस्तुत? आपके सामने आपसे कौन कौन है? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी और इंद्र कुमार गुजराल। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। कौन किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? प्राण प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका 100% सही है। अगर मान लो ऐसा होता तो आपातकाल लगा कोई किसी की हत्या कर देता या मृत्युदंड दे देता, भाई साहब हमारा अधिकार है इन दिनों। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता अरुण जेटली हैं। ये चूंकि तत्कालीन करंट प्रश्न था, लेकिन हालांकि उस समय जब पूछा गया फिर भी ये क्या गलत था। योजना आयोग के अध्यक्ष श्री मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, अध्यक्ष नहीं, अगर उपाध्यक्ष पूछा जाता तो सही था, बट ये अध्यक्ष जो पूछा गया ये गलत है। आपका 1 और 2 आपका दोनों सही है। ठीक है, देखते हैं क्या है। प्रश्नकाल के दौरान मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जो थे ये आयोग के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक है,
योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। प्रश्नकाल में राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली दिवंगत है, किंतु वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य के विपक्ष के नेता हैं। ठीक, आगे चलते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पीटीआई, पीसीआई कहते हैं इसे। इसे क्या क्या कहें, इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? मार्कंडेय। खैर ये तत्कालीन क्वेश्चन है, आपके लिए नहीं प्रासंगिक है, छोड़ दीजिए इसको। आगे चलिएगा। भारतीय संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम का पारित हुआ 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। आपदा प्रबंधन एक्ट को 2005 में भारत सरकार द्वारा देश की प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं के कुशल प्रबंधन, इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम हेतु विधेयक राज्यसभा द्वारा 28 नवंबर 2005 को तथा लोकसभा द्वारा 12 दिसंबर 2005 को क्या हुआ? पारित किया गया था। ठीक है, और क्या है? 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात यह अधिनियमित हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। जिबूती आचार संहिता। जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है दोस्तों? आपको पता है चूंकि जिबूती जो क्षेत्र है ये किससे, कहाँ से है? ये बहुत ज्यादा समुद्री नौकाओं से संबंधित लाल सागर वाला क्षेत्र है, यहाँ बहुत ज्यादा क्या लुटेरे वगैरह होते हैं। ठीक है, समुद्री लुटेरे होते हैं, इसी से संबंधित यानी समुद्री डकैती के विरुद्ध संरक्षण है। ठीक है, आगे चलते हैं, समझौता है। ठीक है, आगे आगे आइएगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम ठीक है, आपको मैं पीडीएफ साफ साफ भेज दूंगा, आप उसमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे है। निम्नलिखित किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? अब बताइए दोस्तों, किसको समझा जाता है? दरअसल हुआ क्या है, जैसे काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समता का अधिकार। देखिएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, जो कि इसमें कंफ्यूजन वाला ऑप्शन है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 में से अनुच्छेद 21 तक लिखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार समझा जाता है। कौन कौन सा? अनुच्छेद 21 में और 1921 में जो लिखा गया उसमें वहां पर 1 से 21 तक। लेकिन हुआ क्या, 22 से 27 तक उल्लिखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के अधिकार माना जाता है। कौन कौन से इसमें? और अनुच्छेद 23 को काम का अधिकार तथा अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार जो है मानव अधिकार कहा जाता है। कौन कौन से? काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। और था प्रश्नगत के अनुसार काम और शिक्षा दोनों ऑप्शन में, इसलिए दोनों द्वितीय पीढ़ी के अधिकार हैं। ठीक है, संविधानेतर अधिकार है, मतलब संविधानेतर का मतलब यह है एक ऐसा अधिकार जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। कौन सा ऑप्शन है? वह शक्ति जो संविधान की सीमा से अतिक्रमण कर देती है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। वह व्यक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हुई है, जो संवैधानिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? संवैधानिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, वह शक्ति जो संविधान में सम्मिलित नहीं, यस, जो संविधान में लिखित नहीं है, नहीं लिखा गया है, उसे क्या कहते हैं? संवैधानिक अधिकार, और मतलब संविधानेतर अधिकार कहते हैं। संविधान से इतर जो संविधान हो, मतलब संविधान से इतर जो आपका अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? संविधानेतर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? 10 दिसंबर को। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे कुछ आपके आयु दिया गया है और इनके राशि सम्मिलित करना है, किसका कौन सा आयु होता है। 21 वर्ष क्या होता है दोस्तों? पंचायत के सदस्य बन सकते हैं। 25 वर्ष में क्या हो सकते हैं? आप विधानसभा के सदस्य बन, किसके? विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और राज्य विधान परिषद के लिए कितना होगा आपका? 30 वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दिया गया है, देख लीजिए। आगे है कुछ पार्टियों दिया है, उसकी स्थापना का वर्ष दे रखा है। आपसे पूछा गया है किस कौन सी पार्टी कब स्थापित की गई थी। आप एक चीज मिला लीजिए, ए में 3। क्यों? क्योंकि 1885 में सर्वप्रथम कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब अगर ए में 3 मिला है, सभी ऑप्शन अपने आप कट गए, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, जनसंघ 1951, भारतीय समाजवादी दल 1925 और एआईडीएम की 1972। चीन की संसद मानी जाती है कैसी? नेशनल असेंबली मानी जाती है, या फिर नेशनल पीपुल्स कांग्रेस मानी जाती है, या फिर द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चीन, या फिर द हाउस ऑफ डेमोक्रेसी। क्या मानी जाती है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है आपका? नेशनल पीपुल कांग्रेस। कौन सा? नेशनल पीपुल कांग्रेस। ये आपका संख्या आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य किसका है दोस्तों? अब बताइए कि किसका है?
ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसका किसका है? ऑल इंडिया रेडियो का है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार ने प्रोडक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्म्स राइट्स अधिनियम के निम्नलिखित किस वर्ष को पारित किया था? अब बताइए कि किस वर्ष पारित किया है दोस्तों? इसे 2001 में पारित किया है। कब है? 2001 में। ठीक है दोस्तों, आज आपका पोल्ट्री वाला सेगमेंट समाप्त हो गया है। ठीक है, पोल्ट्री वाला सेगमेंट समाप्त हो गया है। आप क्या कर सकते हैं, अब इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ हमारे चैनल क्या है, अमोघ क्लासेस। कौन सा? अमोघ क्लासेस पे जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।